ठीक है, शुरू करें पॉलीमर। ये गेट बंद कर दो एक बार, कौन आ रहा है, बैठ जा तो। ठीक है, शुरू करें पॉलीमर। देखो पॉलीमर जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बनता है। यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से दो वर्ड से मिलके बना है पॉलीमर? ठीक है, पॉली का क्या मतलब होता है, कल भी बताया था ये मैंने। मर का मतलब क्या होता है, पार्ट। ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल जो बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। ठीक है, तो पहली अगर हम इसकी बात करें तो देखो हमारे सराउंडिंग में हमारे जितनी भी चीज़ें दिख रही है, ये बोर्ड हो गया, लेक्चर स्टैंड हो गया, पेन हो गया, सब किसके बने होते हैं, पॉलीमर के बने होते हैं। इवन जो हम पॉली बैग यूज़ करते हैं, पॉलीथीन यूज़ करते हैं, वो भी किससे मिलके बनता है, उसका भी एक मोनोमर होता है, पॉली इथाइलिन। इथाइलिन से क्या मिलके बनता है, पॉलीथीन। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी कलरफुल चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो किसके बनी होती हैं, पॉलीमर की होती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट पॉलीमर इज द बैकबोन ऑफ 4 मेजर इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक, इलास्टोमर्स, वार्निशर्स, पेंट्स, फाइबर्स। फाइबर देखे होंगे ना, ग्लास जैसे होते हैं बट उनकी हार्ड ज़्यादा होते हैं, वो मतलब ब्रेकेबल नहीं होते फाइबर। ठीक है, ग्लास ब्रेकेबल होता है, फाइबर ग्लास जैसा ही होता है। इलास्टोमर हम आगे कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लास्टिक हमने पता है हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका भी। ठीक है, उसके बाद वार्निशर्स और पेंट्स, आगे हम इनका भी होता है, जो पेंट हम करते हैं ना घरों में, उसमें भी क्या होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है, अब देखो ये सेकंड हमने पार्ट डिस्कस कर लिया था, दैट पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट। सो पॉलीमर इज कोइंड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, दैट इज पॉली एंड मर। ठीक है, थर्ड देखो, द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मोलर मास। इनका मोलर मास जो होता है वो अप्रोक्स 10 की पावर 3 to 10 की पावर 7 यू होता है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा मास होने की वजह से हम पॉलीमर को क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स तुमने बायोलॉजी में भी देखे होंगे, वो होते हैं ना, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ही तो हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैं ये कह सकती हूँ क्या कि ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर? कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी, लिख देती हूँ दोनों। बताओ कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? आता है ना ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। फर्स्ट ठीक है, ये गलत है। सारे पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं बट सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर होंगे ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखना। मैक्रोमोलिक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका मोलर मास बहुत ज़्यादा होता है पॉलीमर का। समझ में आ गए तीनों पॉइंट? आगे देखो, these are also referred to as macromolecule which are formed by joining of repeating structural unit on large scale। जैसे हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़ा था। पॉलीसेकेराइड में क्या था, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनकी रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट थी। जैसे अगर मैं सेलुलोज की बात करती हूँ उसमें बीटा ग्लूकोज की एक रिपीटिंग यूनिट थी ना, वहाँ पे n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स थी। सिमिलरली पॉलीमर में भी क्या होता है, n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। किसकी होती हैं, उसमें मोनोसेकेराइड्स थी, इसमें मोनोमर होते हैं। ठीक है, तो n नंबर ऑफ मोनोमर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, पॉलीमर। ठीक है, वही इन्होंने क्या है कि लार्ज स्केल में हम उन रिपीटिंग यूनिट्स को कंबाइन करते हैं, इसलिए वो क्या फॉर्म करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल आर नोन एज मोनोमर। और वो जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोमर। लिंक्ड ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और वो मोनोमर एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, लास्ट देखो, अब देखो जो पॉलीमर बन रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, समझ में आया पॉलीमर क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल क्यों कहते हैं हम, उसकी इंडिविजुअल रिपीटिंग यूनिट क्या होती है। ठीक है, हुआ क्लियर? आगे चलें। देखो अब है ना, हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीमर की, अलग अलग बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, सोर्स। सोर्स का मतलब होता है हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है वो पॉलीमर। ठीक है, उसके बेसिस पे हम इसे 3
पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल से समझ में आ रहा है हमें नेचर से मिलता है। अब ये नेचर में प्लांट ओरिजिनेशन भी हो सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है, ठीक है, दोनों पार्ट से हो सकता है, ठीक है। सो द पॉलीमर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। जैसे कि एग्जांपल हम बायोमोलिक्यूल में स्टडी किया था ना कल, कौन कौन से किए थे हमने, स्टार्च भी पढ़ा था, सेलुलोज भी पढ़ा था, प्रोटीन्स भी देखे थे हमने। प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं, अमीनो एसिड से। सेलुलोज किससे बन के मिलता है, किससे बनता है सेलुलोज, अभी पढ़ा था ना, बीटा ग्लूकोज, ये किससे बनता है, अमीनो एसिड। स्टार्च में क्या था, दो पार्ट थे स्टार्च के, कौन कौन से थे, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। क्या थी मोनोसैकेराइड उसमें, क्या था, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। ये वाला हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ये हमने पहले पढ़ लिए थे, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट या एनिमल में मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गए। उसके बाद देखो सेकंड, सेमी सिंथेटिक। अब देखो ये वर्ड सेमी और सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड होता है, सेमी सिंथेटिक का क्या मतलब है कि वो होते तो नेचर में है लेकिन हम उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे अब ये सेलुलोज हो गया, सेलुलोज नेचुरल है, अब मैंने इसके डेरिवेटिव बना दिए, कौन कौन से, सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट, ये दोनों इसके डेरिवेटिव हैं। वैसे तो ये नेचुरल था लेकिन हमने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, सेमी सिंथेटिक, ठीक है। एग्जाम्पल, सेलुलोज एसीटेट को रेयोन कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक, उसमें तुम्हें सेलुलोज एसीटेट नहीं देंगे, रेयोन वर्ड यूज हुआ होगा वहाँ पे, ठीक है। तो रेयोन पता होना चाहिए, सेलुलोज एसीटेट को ही रेयोन कहते हैं हम, ठीक है। समझ में आया सेमी सिंथेटिक। उसके बाद देखो सिंथेटिक, जो कंप्लीटली मैन मेड होते हैं, उनमें नेचर का कोई रोल नहीं होता, जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं पॉलीमर, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, नाइलॉन 6, इन तीनों के स्ट्रक्चर हम देखेंगे इस क्लास में, ठीक है। आगे उसके बाद सिंथेटिक रबर जैसे कि ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया, ये दोनों स्ट्रक्चर भी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल अभी देख लो, स्ट्रक्चर हम बाद में बना लेंगे सबका। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम आगे कर लेंगे, ठीक है। तीनों समझ में आए। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कौन कौन से होंगे, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। एग्जाम्पल सबके समझ में आ गए। अब कोई भी एग्जाम्पल दिया होगा तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है या सिंथेटिक है। और जिन बच्चों ने पहले नोट्स बना रखे हैं ना इसके, वो एक टेबल बना लेना, उसमें सारे मोनोमर्स और पॉलीमर लिखते जाना, कौन कौन से मोनोमर है, क्या पॉलीमर बन रहा है, बस इतना ही एग्जाम डोज बनाना है तुम्हें, ठीक है, ठीक है। और उसके आगे ही लिख लेना, जैसे अब तुम्हें पता है ये नेचुरल है या नहीं है, मोनोमर लिखा, पॉलीमर लिखा, उसके आगे लिख लो वो नेचुरल है, इलास्टोमर है, क्या है, जो भी मैं क्लासिफिकेशन अभी कर रही हूँ ना, वो हर एक पर्टिकुलर की क्लासिफिकेशन तुम कर लेना, ठीक है। चलें आगे, हो गया सबका। देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि जो पॉलीमर बना है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे हम 3 क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट इज लीनियर पॉलीमर, ठीक है, मतलब कि जो मोनोमर है वो लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे से, वहाँ पे हमें कोई भी ब्रांचिंग नज़र नहीं आती, सीधा लीनियर 1D में चलता है स्ट्रक्चर, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम लीनियर पॉलीमर, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी, पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके बाद देखो सेकंड है हमारा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, मतलब जो लीनियर चेन चल रही है उसमें यहाँ पे हमें एक ब्रांचिंग मिल जाएगी। अब वो ब्रांचिंग कहीं भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। जैसे हमने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखा था, अमाइलोज एक लीनियर चेन में था और अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग थी 1st और 6th कार्बन के बीच में, ठीक है। तो वो दोनों एग्जाम्पल से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, लीनियर और ब्रांच्ड चेन पॉलीमर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हो गया ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन, ये हमने कल बायोमोलिक्यूल में डिस्कस किया था, देख लेना जाके जिसको नहीं समझ आ रहा, ठीक है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कैसा होता है, अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही होता है, दोनों वर्ड कराए थे ना मैंने तुम्हें। नेक्स्ट देखो 3D पॉलीमर, क्या
देखो 3D पॉलीमर, देखो इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है। बेकेलाइट का स्ट्रक्चर आगे हम करेंगे, जब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड्रोजीन करेंगे ना, उससे हम बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहाँ पे तुम्हें डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ आ जाएगा। जो ब्रांचिंग हुई है ना, वो कोई प्रॉपर वे में नहीं होती, वो कहीं से भी ब्रांचिंग हो सकती है, लेकिन उसका अगर हम एक 3D स्ट्रक्चर की फॉर्म में ब्रांचिंग हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, 3D पॉलीमर। ठीक है, कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई ब्रांच हमने ऐड कर दी। ठीक है, समझ में आ गया? लीनियर, ब्रांच्ड और 3D पॉलीमर इस तरह से क्लासिफाई करेंगे। एग्जांपल समझ में आ गए? स्ट्रक्चर बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। ये लो भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर भी हम। फुल फॉर्म अलग थोड़ी ना लिख पाऊंगी सुषमा। अरे ऐसे तो और भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हमें जो याद करने वही है ना, पॉलीमर तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो थर्ड क्लासिफिकेशन होती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने फोर्सेस पढ़े होंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वंडरवॉल फोर्सेस हो गए, ये सारे फोर्सेस हम पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पॉलीमर को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, इलास्टोमर। इलास्टोमर से तुम्हें यहाँ से एक वर्ड दिख रहा होगा, इलास्टिसिटी। हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो इलास्टिक होती हैं। ठीक है, जैसे रबर हो गया, इलास्टिक होता है ना, रबर भी क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, तो अगर वो इलास्टिक है तो मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जैसे ये पेन है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इसीलिए ये इलास्टिक नहीं है। ठीक है, ये या तो ब्रेक ही हो सकता है या फिर ये ऐसे ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, रिजिडिटी है ना इसके अंदर, मतलब इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जो इलास्टोमर्स होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होते हैं, वीक होते हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से उसमें इलास्टिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल वुल्केनाइज्ड रबर, या फिर एक नॉर्मल रबर भी क्या होता है, इलास्टोमर ही होता है। ठीक है, ये वुल्केनाइज्ड रबर का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो नॉर्मल रबर होता है ना, उसमें सल्फाइड लिंकेज कर देते हैं तो वो वुल्केनाइज्ड बन जाता है। आगे स्ट्रक्चर देख लेंगे हम इसका। ठीक है, अभी के लिए एग्जाम्पल कर लो बस। ठीक है, सेकेंड देखो फाइबर्स। फाइबर्स तो तुमने देखे होंगे, ग्लास जैसे होते हैं, बस थोड़े से हार्ड होते हैं, ज़्यादा इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अनब्रेकेबल हैं तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होंगे, उसमें स्ट्रॉन्ग होंगे ना। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं ना, मानते हैं ना। हम पढ़ते हैं ना कि जो एल्कोहल होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है। जब हमने ऑर्गेनिक पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, चाहे वो अमीन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, उन सब के कंपैरिजन में अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम सबसे स्ट्रॉन्ग मानते हैं और सबके कंपैरिजन में। ठीक है, तो जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इस तरह से यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे फाइबर के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,10, टेराइलिन, इनके भी स्ट्रक्चर हम कर लेंगे आगे। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेना, फाइबर में कौन से आते हैं, इलास्टोमर में कौन से आते हैं। इलास्टोमर तो कर ही लोगे, रबर ही आता है, फाइबर के ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखो जो थर्ड कैटेगरी है हमारी, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। यहाँ पे देखो प्लास्टिक वर्ड यूज़ किया गया है, तो हम प्लास्टिक को ही एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। ठीक है, पॉलीथीन देखा होगा तुमने, पॉली बैग जो तुम नॉर्मली घर पे यूज़ करते हो। ठीक है, अब जब भी हम उसे हीट करते हैं तो वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, मेल्ट होने लगता है। ठीक है, अब उसे थोड़ी देर के लिए रख दो, हार्ड हो जाएगा ठंडा होते ही। ठीक है, जो भी इस तरह के पॉलीमर होते हैं कि हीट करने से सॉफ्ट हो जाए और कूल करने से वापस से हार्ड हो जाए, मतलब उनमें क्या है, एक प्लास्टिसिटी है, वो अपने नेचर को चेंज कर सकते हैं ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, या आउटर किसी भी फोर्स से वो अपने नेचर को चेंज कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो क्या होंगे, पॉलीमर इज वन इन विच सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग।
तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहला तो पॉलीइथाइलिन, ठीक है, दूसरा पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरीन। ये एग्जाम्पल होते हैं थर्मोप्लास्टिक के, ठीक है। क्या होते हैं, इनमें प्लास्टिसिटी होती है, अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं हीट या कूल होने से, ठीक है, समझ में आया। लास्ट देखो थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सेटिंग वर्ड है, मतलब कि ये एक ही स्टेट में सेट हो जाएंगे, दोबारा चेंज नहीं हो सकते। किसका, पॉलीइथाइलिन। पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन एक ही बात होती है, क्योंकि इथाइलिन और इथीन एक ही चीज़ होती है ना, तो पॉलीइथाइलिन बोल लो या पॉलीथीन बोल लो, मोनोमर यही होगा इसका। इसे हम इथीन भी बोलते हैं और इथाइलिन भी बोलते हैं। इसे ट्रिपल बॉन्ड मत समझ लेना, वो YNE होता है, ये YLENE है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। थर्मोसेटिंग समझे अब। थर्मोसेटिंग में क्या होता है, एक फॉर्म में सेट हो जाएंगे कि जब भी हम उसे हीट करेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, हार्ड। वहाँ पे हीट करने से सॉफ्ट हो रहा था, यहाँ पे हीट करने से हार्ड हो जाएंगे और बाद में वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। एक बार हीट किया वो हार्ड हो गए और वो उसी फॉर्म में रहेंगे, बाद में चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक फॉर्म में वो सेट हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग। थर्मो का वर्ड क्या होता है, थर्मो का मतलब हीट होता है ना, हीट होने से क्या हो जाए, एक फॉर्म में सेट हो जाए, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक मतलब हीट होने से उसकी प्लास्टिसिटी रहे, उसके अंदर स्टेट को चेंज कर पाए। वर्ड से समझ आ गए दोनों। एग्जाम्पल देख लो, इसमें होता है यूरिया और बेकेलाइट। हो गया, ये थी इनकी 3 मेजर क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहली ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस तरह से हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब जो पॉलीमर बन रहा है, मतलब मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बन रहा है, वो 2 तरह से बन सकता है। पहला होता है एडिशन पॉलीमर, या फिर उसे कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। देखो 2 तरह से होता है, एडिशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन। 2 तरह से पॉलीमर ऐड होते हैं। एडिशन में क्या होता है कि सिंपल मोनोमर ऐड हो गया, उसमें कोई बाई प्रोडक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। 2 मोनोमर ऐड हुए हैं, ठीक है, सीधा एक पॉलीमर बनेगा, वहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होगा। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, HCl हो गया, एल्कोहल हो गया, ये साइड प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। एक पॉलीमर भी मिलेगा, लेकिन साथ में हमें ये सब भी मिलते हैं, लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन और इसे कहेंगे एडिशन। इसमें सिर्फ एक पॉलीमर मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो एडिशन होता है उसे हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला होता है फ्री रेडिकल, रेडिकल पता है ना कैसे बनता है। दूसरा होता है आयनिक। आयनिक 2 तरह से होता है, कैटायनिक और एनायनिक। ये आगे का पोर्शन है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। कैटायनिक एनायनिक हमारे सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ इससे करेंगे एडिशन पॉलीमर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सिर्फ इस मैकेनिज्म को करेंगे एडिशन में, उसके बाद कंडेंसेशन। ये 2 पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम देखेंगे, ठीक है। और जो एडिशन होता है इसे हम चेन ग्रोथ कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, चेन ग्रोथ कहेंगे, और कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ कहते हैं। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये इनके दूसरे नाम लगा लो, या फिर ये इनके प्रोसेस का नाम लगा लो, ठीक है। इसमें चेन इंक्रीज होगी, इसमें स्टेप वाइज इंक्रीज होगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर ऐड टुगेदर ऑन अ लार्ज स्केल टू फॉर्म पॉलीमर। अब देखो जो मोनोमर है वो एक तरह का भी हो सकता है, या वो एक से ज़्यादा तरह के भी हो सकते हैं। जैसे कि हम पॉलीथीन लेते हैं, उसमें सिर्फ यही मोनोमर हमें मिलता है ना, इसी के n नंबर ऑफ मोनोमर से कंबाइन होके क्या बनाते हैं, इस तरह से ये पॉलीथीन बनता है। अब इसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का मोनोमर है ना यहाँ पे। लेकिन जब हम नाइलॉन 6 पढ़ते हैं, नाइलॉन 610 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर होते हैं, अलग अलग तरह के मोनोमर होते हैं। तो वो मोनोमर एक तरह का भी हो सकता है, वो डिफरेंट मोनोमर भी हो सकते हैं। वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं एडिशन में, ठीक है। उसके बाद देखो
मोनोमर यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब सिंगल से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं उसमें, उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो जो भी मोनोमर हम यूज़ करेंगे उसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ठीक है, चेन ग्रोथ अक्कर बोथ बाय फ्री रेडिकल एंड आयनिक स्पीसीज, ये मैंने बताया। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। आयनिक में दो होते हैं, कैटायनिक एंड एनायनिक। समझ में आया? ठीक है, अब आगे है ना हम एडिशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, हम कौन सा पढ़ेंगे इसमें, रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल बनाना आता है, ये बताओ मुझे, रेडिकल हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बनाते हैं या होमोलाइटिक क्लीवेज से, बताओ, पता है किसी को? देखो ये ए और बी कोई भी दो हैं जो कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड होगा, किससे बना होगा, दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा। ठीक है, एक तो इस तरह की क्लीवेज होती है, हाफ हेडेड एरो होती है। ठीक है, एक होती है फुल हेडेड एरो, ये हमारी होती है होमोलाइटिक क्लीवेज, ये होती है हमारी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसके पास चला जाएगा और एक ए के पास, एक बी के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने सेपरेट कर दिया, दोनों को दे दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन दोनों को ही हमने किसको दे दिया, बी को दे दिया। तो बी के पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ए के पास कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसने उन दोनों को गेन किया है। तो गेन करने से नेगेटिव आता है, लॉस करने से पॉजिटिव आता है। तो ये कौन सी होगी, होमोलाइटिक, और ये होगी हेट्रोलाइटिक। ठीक है, तो हमें अगर रेडिकल बनाना है तो हम कौन सी क्लीवेज करेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया है बेंजोइल पेरोक्साइड। अब कोई भी अगर हमें मैकेनिज्म परफॉर्म करना है तो उसमें हम एक कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, उसे इनिशिएट करता है। कोई भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे अगर चाय भी बनानी है तो पहले हीट तो सप्लाई करेंगे ना, अपने आप तो नहीं बन जाएगी कि हमने दूध डाला, चीनी डाली और चाय बन गई, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो हीट क्या है, एक कैटलिस्ट का काम करिए, उस रिएक्शन को इनिशिएट कर रही है। ऐसे यहाँ पे जो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो एक इनिशिएटर है, वो क्या करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट करता है। तो लिख लो ये, बेंजोइल पेरोक्साइड इज अ इनिशिएटर कैटलिस्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O O O। अगर मैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, कौन सा होएगा, 2C6H5 C डबल बॉन्ड O O फ्री रेडिकल, ये बन जाएगा। ये बीच में से ब्रेक होगा ना ये बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास होगा, एक इसके पास। अब ये भी वही यूनिट है जो ये है, दोनों सिमेट्रिकल है ना, तो मैंने क्या लिख दिया, 2, दो मॉलिक्यूल बन गए इसके। ठीक है, फर्दर हम ये यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो सकता है ना। ठीक है, तो फर्दर हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से क्लीवेज करेंगे। तो हमारे पास क्या रेडिकल बच जाएगा, C6H5 रेडिकल। ठीक है, अगर हम इसे रिंग की फॉर्म में बनाना चाहें तो ये वाला रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब इस रेडिकल का यूज़ करेंगे हम पॉलीथीन बनाने के लिए। पॉलीथीन क्या है, हमारा एक एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, अब हम उसका एक मोनोमर इसमें ऐड करेंगे। देखो यही प्रोसेस हो रहा है, ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड था, यहाँ पे हमने हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की है, तो हमारे पास ये बन गया फ्री रेडिकल। ठीक है, अब हमने यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ ये रेडिकल बच गया। अब इस रेडिकल में हम एक इथाइलिन मॉलिक्यूल डालेंगे। इथाइलिन मोनोमर होता है ना पॉलीइथाइलिन का, तो हमने एक मॉलिक्यूल डाला मोनोमर का। अब इस मोनोमर का मॉलिक्यूल डालेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है ना, इसकी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, ये रेडिकल होगा, ये रेडिकल होगा, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे और एक रेडिकल हमारे पास फ्री बच जाएगा। ठीक है, वो ये स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज चेन इनिशिएशन स्टेप, कि हमने चेन को इनिशिएट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप होता है हमारा चेन प्रोपोगेशन, कि जो इनिशिएट किया इसे आगे प्रोपोगेट भी करेंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उनको भी ऐड करना है हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया इसी में, हाँ ये इथीन होता है ना, इथाइलिन कह दो या ये मोनोमर होता है ना पॉलीइथाइलिन का। मोनोमर को जोड़ेंगे तभी तो पॉलीमर बनाएंगे ना, तो मोनोमर लिया ये हमने, हम पॉलीइथाइलिन बना रहे हैं, लास्ट में हमारे पास यही बन जाएगा।
ठीक है, तो हम पॉलीइथाइलिन को एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना के देख रहे हैं कि जो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है ना वो एक्चुअल में कैसे प्रोसीड होती है। हमें उसे एडिशन तो बोल रहे हैं लेकिन कैसे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रोपोगेशन में क्या होता है कि सब्सिक्वेंट और भी मोनोमर उसमें डालें हम ताकि वो चेन प्रोपोगेट हो आगे। ठीक है, तो उसमें क्या किया मैंने, एक और मॉलिक्यूल डाल दिया पॉलीइथाइलिन का। अब इसमें भी क्या होगा, ये क्लीवेज होगी। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे एक रेडिकल बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, वो ये वाला, ये ना आपस में कनेक्टेड है, ये अलग और ये अलग नहीं है, एक साथ ही है ये, इनको अलग मत समझना। देखो ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, कैसे होगा, C6H5 CH2 CH2 CH2, ये वाला बनेगा ये। ठीक है, अलग अलग मत समझना, C6H5 अलग है, ये अलग है, क्योंकि अभी तो टूटा ही नहीं है बॉन्ड, अभी तो सिर्फ जोड़ ही रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रोपगेशन में हमने क्या किया, एक और मॉलिक्यूल डाल दिया। अब सब्सिक्वेंटली हम और भी इसमें डालेंगे, n नंबर ऑफ डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी हम क्या कर देते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, अब क्या करना, अब ये रेडिकल है, ये ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते हम, ये तो कोई पॉलीमर नहीं बना, रेडिकल है ना अभी इसके पास, तो हमें अब इसे टर्मिनेट करना है, मतलब इस रेडिकल को हटाना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो रेडिकल होंगे तो मैं इन दोनों को जोड़ के बॉन्ड बना दूंगी। ठीक है, तो मैं एक मॉलिक्यूल ऐसा ले लेती हूँ, सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल इसका ले लेती हूँ, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगी तो दोनों के रेडिकल भी कंबाइन हो जाएंगे ना। तो इसी के मैंने क्या किए, दो मॉलिक्यूल ले लिए ये, और इन दोनों को मैंने जोड़ के ये पूरा पॉलीमर बना लिया। ठीक है, तो इसी में फर्दर आगे एक और इसकी यूनिट जोड़ देना। ये हो गया टर्मिनेशन स्टेप कि मैंने रेडिकल को टर्मिनेट कर दिया और एक पॉलीमर बना दिया। ठीक है, तो ये जो है ना पूरा एक ही पॉलीमर है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है ये आपस में। ठीक है, बना के दिखा देती हूँ अगर कंफ्यूजन हो रही है तो तुमको। C6H5 CH2 इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं हमारे पास, CH2 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 ये पूरा दो यूनिट्स लिए ना हम इसके, तो 2 n आएंगे हमारे पास, टर्मिनेशन किया है। जो दो हमारे प्रोपोगेशन में जो प्रोडक्ट बना था उन दो प्रोडक्ट्स को हमने ऐड किया है। समझ में आया? ठीक है, एक बार रिकैप ले लेते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं सारा। सबसे पहले क्या, अरे ये यही है, इसको आपस में ना इन दोनों को कनेक्ट कर देना बस, ये ऐसे कनेक्टेड आपस में, बस कुछ अलग नहीं बनाया मैंने, वो तुम्हें यहाँ से अलग अलग ना समझ में आए इसीलिए मैंने उनको जोड़ के दिखा दिया था। ठीक है, सबसे पहले हमने इनिशिएटर कैटलिस्ट लिया बेंजोइल पेरोक्साइड, उससे हमने रेडिकल बनाया, रेडिकल से फिर मोनोमर को कनेक्ट किया और फिर हमने क्या किया, एक रेडिकल बना लिया, इनिशिएट कर दिया चेन को। फिर हमने प्रोपोगेशन स्टेप किया, उसमें एक और मोनोमर डाला और हमारे पास n नंबर ऑफ मोनोमर्स हो गए। अब उसको टर्मिनेट करने के लिए हमने दो रेडिकल को जोड़ दिया और चेन को टर्मिनेट कर दिया। इस तरह से एडिशन पॉलीमर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर, कि हमने चेन की ग्रोथ की है ना, पहले एक था फिर दो डाली फिर n नंबर डाला, तो चेन की ग्रोथ की है हमने। समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन इससे आता है कि हम एज अ इनिशिएटर कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। चले आगे, अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं कि कौन कौन से जो पॉलीमर है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इससे पहले ना एक बार ये और देख लेना, इससे क्वेश्चन आता है, दो तरह के पॉलीमर होते हैं हमारे पास, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। देखो, अगर हमारे पास एक तरह के मोनोमर होंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर। अगर हमारे पास अलग अलग तरह के मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोपॉलीमर। वहाँ पे तुम हेट्रोपॉलीमर यूज मत करना, ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा हेट्रोपॉलीमर, लेकिन तुम्हें क्या चूज करना है, कोपॉलीमर। ठीक है, मोनोमर अलग अलग होंगे। अब मैं पूछूं पॉलीइथाइलिन कैसा होगा, होमो या को, क्या होगा, पॉलीइथाइलिन कैसा पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है,
होमोपोलीमर है क्योंकि उसमें एक ही तरह का मोनोमर होता है। जो ब्यूना एस होता है ना उसमें ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन होता है, आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, दो अलग अलग तरह के मोनोमर होते हैं, इसीलिए हम उसे कोपोलीमर कहते हैं। हेट्रोपोलीमर मत यूज़ करना, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ लो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 एंड ब्यूना एस ब्यूना एन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, एक नहीं है। इसमें और भी हो सकते हैं, पॉलीथाइलिन है, टेफ्लॉन भी हो सकता है, इसमें ब्यूना एन भी हो सकता है, नाइलॉन 6 भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आगे जब तुम करोगे तो तुम खुद आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि ये होमो है या को है। मैंने तो जस्ट एक एग्जाम्पल तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, लिख लो, ठीक है। तो हर पॉलीमर को ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस होमो है या को है, सारी चीज़ें क्लासीफाई करनी आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब देखो अगर मैं पॉलीथाइलिन की क्लासिफिकेशन करती हूँ तो पॉलीथीन लिख लो, कैसा होता है ये? सबसे पहले सिंथेटिक होता है, दूसरा कैसा होता है? मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे क्या करेंगे हम इसे? थर्मोप्लास्टिक होगा या थर्मोसेटिंग होगा? थर्मोप्लास्टिक होगा। लीनियर होगा, 3D होगा या ब्रांच्ड होगा? लीनियर होगा। एडिशन होगा या कंडेंसेशन होगा? एडिशन होगा। होमो होगा या को होगा? होमोपॉलीमर होगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन कर लोगे सारे पॉलीमर्स की, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है बस। अगर तुम्हें ये करनी आ गई तो कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। और जो तुम एग्जाम डोज बनाओ ना उसमें ऐसे ही लिखना, एक पॉलीमर लिखना, उसका क्या मोनोमर होगा, किस टाइप का सोर्स होगा, कैसा होगा, सारी क्लासिफिकेशन कर देना एक ही साथ, ठीक है। रिवाइज भी हो जाएगा तुम्हारा और याद भी रहेगा, पेपर से पहले डिस्कस कर लेना। पॉली एक्राइलोनाइट्रिल आगे जब स्ट्रक्चर करेंगे ना तब आखिरी में क्लासीफाई कर लेना। पॉली एक्राइलोनाइट्रिल किससे मिलके बनता है? एक ही से बनता है ना, CN होता है ना, होमो ही होगा। चले वहाँ पे ना जो ये CH2 है ना, ये यहाँ पे एक H और एक साइनाइड होता है, बस यही डिफरेंस होता है पॉली एक्राइलोनाइट्रिल में। आगे स्ट्रक्चर है इसका भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, जो अभी हमने मैकेनिज्म किया ना उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास ब्यूना एस। ब्यूना एस 2 से मिलता है, ये क्या होता है? ब्यूटाडाइन और एस फॉर स्टाइरिन। ब्यूटाडाइन समझ में आता है ना, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, 4 कार्बन का होता है, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये क्या होता है? स्टाइरिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इन दोनों मोनोमर को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए ये ध्यान रखना, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वो तुम्हें सिंगल में कन्वर्ट करनी है, जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वहाँ डबल कर देना। तो यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, सिंगल, यहाँ पे डबल हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल, और फिर दोनों को जोड़ देना, यही तुम्हारा पॉलीमर है, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और नीचे ये हमारी स्टाइरिन वो फिनाइल रिंग थी, ठीक है। मोनोमर पता है तो पॉलीमर बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना, किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? सैचुरेटेड नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, बस डबल की जगह सिंगल कर दिया, सिंगल की जगह हम डबल बॉन्ड कर देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है ना वहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो गया और वो बॉन्ड टूट जाता है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा बाद में, ठीक है। पता चल गया मोनोमर यूनिट्स का। तो ये कैसा होगा? होमो होगा या कोपॉलीमर होगा? कैसा पॉलीमर होगा? कोपॉलीमर होगा, क्योंकि अलग अलग मोनोमर है हमारे पास दोनों, ठीक है। चलो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कहाँ पे मिलता है तुम्हें कोई बताएगा? टेफ्लॉन का यूज कहाँ होता है? सबके घरों में होगा, बताओ तन्नू, कहाँ होता है टेफ्लॉन? पता है? नहीं पता? हाँ सुषमा बताएगी, बताओ। हाँ, जो भी नॉन स्टिक पैन होते हैं ना हमारे घर पे, कुकर हो गया, पैन हो गया, जो भी होते हैं ब्लैक कलर के, तुमने देखे होंगे आजकल जो नए चले, उनमें क्या होता है? खाना चिपकता नहीं है ना नीचे, क्यों? क्योंकि उसमें टेफ्लॉन की लेयर होती है, ठीक है।
और वो टेफ्लॉन क्या होता है, ये हमारा टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, H की जगह यहाँ पे फ्लोरीन होता है। जो हम पॉलीइथाइलिन पढ़ते हैं ना, वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन होगा, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो क्या हो गया, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये होता है टेफ्लॉन। ये बहुत बार क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। लिख लो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, नॉन स्टिक पैन में। हो गया, नेक्स्ट देखिए। हाँ, लिखा था मैंने होमोपॉलीमर में एग्जाम्पल, दोबारा क्या नहीं, अरे उसमें लिखवा दिया था ना। चलो बता दो सुषमा कैसा होगा। नेक्स्ट देखो, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल कैसा होगा, होमो या को, बताओ। होमोपॉलीमर होगा ना, क्योंकि सिर्फ एक ही मोनोमर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहाँ पे फ्लोरीन था हाइड्रोजन की जगह, इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, एक की जगह नाइट्रिल। नाइट्रिल का मतलब होता है ये, नाम से ही पता चल रहा है, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल, नाइट्रिल साइनाइड होता है CN, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा, रेडिकल मैकेनिज्म है, मतलब कैसा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है। ये विनाइल पॉलीमराइजेशन जो लिख रखा है ना, इसका मतलब होता है कि ये विनाइल है, ये विनाइल पे अटैच है। विनाइल और एलाइल का मतलब समझ आता है। देखो, अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके आगे जो कार्बन होगा उस पर मैंने कोई ग्रुप अटैच कर दिया, सपोज मैंने अल्कोहल ग्रुप अटैच किया, तो ये कौन सी पोजीशन होती है, एलाइलिक पोजीशन होती है। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर कोई ग्रुप होगा तो वो कौन सी पोजीशन होगी, एलाइलिक। अगर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी के ऊपर मैं अल्कोहल अटैच कर दूँ तो ये कौन सी पोजीशन होती है, विनाइलिक। तो अल्कोहल कौन सी पोजीशन पे है, विनाइलिक कार्बन पे है, और ये वाला अल्कोहल किस पे है, एलाइलिक कार्बन पे है। तो ये कौन सी पोजीशन हुई, विनाइल हुई ना, तो इसीलिए इसको विनाइल पॉलीमराइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। हो गया। देखो यहाँ पे तुम्हें कहीं भी कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं नजर आ रहा ना, कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल नहीं है ना, इसीलिए ये एडिशन है। कंडेंसेशन में मिलेंगे वो आगे एग्जांपल में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीथीन। अब है ना, ये डिफरेंस बहुत बार आता है। पॉलीथीन 2 तरह के होते हैं हमारे पास, पॉलीथीन बना तो हमने लिया था, तो दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन 2 होते हैं हमारे। इनमें ना एक तो कैटेलिस्ट का फर्क होता है, दूसरा प्रेशर का फर्क होता है, ठीक है। इसमें जो कैटेलिस्ट होता है वो डाइऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2, O2, इनकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसे कहेंगे, उससे जो बनेगा वो है लो डेंसिटी पॉलीथीन। और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड, इसे हम कहते हैं जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दैट हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ विच कैटेलिस्ट, ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे तुम्हें, ठीक है। तो कौन सा कैटेलिस्ट होता है, जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट। ये लिख लो, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल होता है ना, ट्राई है ना 3, यहाँ पे क्या है, टाइटेनियम क्लोराइड, TiCl3। क्या ये जो ये है ना लिखा हुआ, इसके मैंने फॉर्मूले लिखे हैं तुम्हें। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट बनता है। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड नहीं है, सिर्फ टाइटेनियम क्लोराइड है, तो प्लस TiCl लिख लो, ये होता है। ये 3 है, ट्राई इथाइल है ना, तो 3 इथाइल के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, तुम्हें इस फॉर्मूला देके भी पूछ सकते हैं, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम क्लोराइड देके भी पूछ सकते हैं, और जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट देके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसी को जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें जो प्रेशर होगा वो 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर होगा, इसमें 6 to 7 एटमॉस्फेयर होता है। पहले तो यही तुम कैटेलिस्ट और प्रेशर का डिफरेंस देख लो, ठीक है। मेन क्वेश्चन तो आएगा तो कैटेलिस्ट से ही आएगा, प्रेशर से नहीं पूछते वो, ठीक है।
मोनोमर दोनों में वही होते हैं, इथाइलिन पॉलीइथाइलिन ही बनता है, बस जो प्रेशर वो जो बीच में जो कैटलिस्ट यूज होता है ना वो अलग होता है दोनों में, जिस प्रेशर पे हम उस रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं वो अलग होता है। ठीक है, दूसरा देखो ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है, ये भी केमिकली इनर्ट और टफ होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या है ये फ्लेक्सिबल होता है और ये हार्ड होता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे देखे होंगे ना तुमने जो फ्लेक्सिबल हो, और कुछ ऐसे देखे होंगे जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पाइप होते हैं, कुछ बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं, जैसे डस्टबिन हो गया, बोतल होगी, बकेट्स हो गए, बहुत हार्ड होती हैं, ये ब्रेक ही हो सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इनमें। लेकिन जो फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं, स्क्वीज बोतल होते हैं, उनको स्क्वीज कर सकते हैं ना हम, क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो हमारे लो डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं और ये हमारे हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं। सारी तो नहीं होती ना, ये स्क्वीज बोतल मेंशन किया इन्होंने, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सुषमा। देखो लिख लो, लिख लूँ, लिख दूँ पॉलीथाइलिन का भी, लिख ही लो रिएक्शन भी इसमें। सुषमा ये गलत नहीं करना है, इथाइलिन और इथीन एक ही होता है। हाँ मैम पेपर में तो नहीं गलत किया था, ये इथाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड लगा रखे थे। मैम से करो बात। चलें आगे देखें, खुशबू हो गया। अब देखो सेकंड एडिशन के इतने ही एग्जांपल करेंगे, उसके बाद होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमने पहले ही डिस्कस किया था, क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल ये रिलीज होते हैं पॉलीमर के साथ, बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं। इसका नाम क्या होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको याद रखना। एडिशन चेन ग्रोथ होता है, कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ होता है। ठीक है, वहां पे तुम्हें ये नाम नहीं मिलेगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, वहां पे तुम्हें ऐसे होगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में कौन सा एग्जांपल है, तो वहां पे अगर नहीं पता होगा रिलेट करके तो नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों ही नाम को इक्वली याद रखना है तुमको। इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर यूनिट्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल, HCl। कोई भी ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है क्या, ये भी अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे ये भी अल्कोहल ग्रुप है, क्या ये रिलीज हो सकता है, यहाँ पे ये रिलीज हो सकता है, ये हो सकता है। नाम क्या है इसका सुषमा, यहाँ पे क्या लिखा है, अल्कोहल, ये क्या होता है, फिनोल। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये इनका मोलर मास इससे ज़्यादा होता है ना बहुत। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ, मैंने क्या बताया था, लाइटर पार्टिकल्स का लॉस होगा, इतने बड़े बड़े मोलिक्यूल्स नहीं निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है, दो रीज़न होते हैं ये, यहाँ पे लिख लो ये बात, लाइटर मोलिक्यूल होंगे, कम मोलिकुलर मास वाले निकलते हैं। चलें अब इसके एग्जांपल करें कंडेंसेशन के। देखो
ये दोनों ही नाम इसके होते हैं, टेराइलिन और डेक्रन दोनों होते हैं। जो पॉलिस्टर तुमने नाम सुना होगा ना, पॉलिस्टर, वो ये एग्जांपल है पॉलिस्टर का, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इथाइलिन होता है। और जब इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, CH2OH, हमने ऑर्गेनिक में ऐसे ही पढ़ा होगा एल्कोहल वाले चैप्टर में, जिसने पढ़ा है उसके लिए कह रही हूँ। इसे क्या कहते हैं हम, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इथाइलिन मॉलिक्यूल है, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होने से इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है। इसको ऐसे भी लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, टर्पथैलिक एसिड। इसका मुझे IUPAC नाम बताओ, टर्पथैलिक एसिड का बताओ। बताओ भाई, IUPAC नाम पी रखे हैं बिल्कुल तुमने, बताओ इसको। सुषमा क्या, डेक्रन तो बनेगा पॉलीमर। इसका मुझे IUPAC नाम बताओ। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये क्या है, बेंजीन है। नंबरिंग दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन सी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट और फोर्थ पे। मैं कह सकती हूँ बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकती हूँ, लिख लो इसको। साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी याद होंगे तुम्हें IUPAC नाम, लिख ही देती हूँ। IUPAC नाम में कहीं भी गैप नहीं आएगा, कॉमन नेम में आता है। IUPAC में कहीं भी तुम्हें स्पेस नहीं देना होता, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सीधा चलते जाना। जहाँ पे भी तुम्हें 2 नंबर दिखे उसके बीच में कॉमा आता है, ठीक है। मैम क्या कर सके भाई इसमें, देखो अब इसमें क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब मुझे ये बता दो, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेंगे या फिर ये हाइड्रोक्सिल, किसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेंगे, किसका हाइड्रोजन ग्रुप लेंगे। तुम्हारे आगे ही है पॉलीमर मॉलिक्यूल, अकेले तुम देख के बता सकते हो। बताओ मुझे किसका हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेंगे, क्योंकि वाटर रिलीज करने के लिए एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल, इन दोनों की ज़रूरत है। किस में से, हाँ कैसे पता चला, यहाँ से देख के पता चला ना, क्योंकि यहाँ पे से C डबल बॉन्ड O बचा है, मतलब इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जा रहा है। तो इसका क्या लेंगे, OH और इसका H, ये क्या रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। और बाकी की जो चीज़ है उनको कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये हमारा यहाँ से भी क्या होगा, जो इसका हाइड्रोजन है वो रिलीज हो चुका होगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है। यहाँ पे इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज हो चुका होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बचा है, क्योंकि सब्सिक्वेंट चेन चलेगी ना आगे भी। यहाँ पे कोई एक इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, यहाँ पे कोई एक टर्पथैलिक एसिड होगा, ठीक है। वो इसका हाइड्रोजन ले जाएगा, वो इसका हाइड्रोक्सिल ले जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में चेन कनेक्ट हो जाएंगी और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा -H2O। इसीलिए किसका टाइप है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, ठीक है। जहाँ पे तुम्हें डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता दिखे वो एडिशन होगा, जहाँ पे तुम्हें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता दिखे वो कंडेंसेशन होगा। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ठीक है। सुषमा पढ़ाई में ध्यान देंगे, ठीक है। आगे चले, देखो नाइलॉन 66, ये तुम पहले देख के आए हो, चुप देखा होगा तुमने हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, अमीन वाले चैप्टर में तुमने ये नाम सुना होगा, ठीक है। देखो हेक्सामिथाइलिन मतलब 6 मिथाइल ग्रुप होंगे, 2 अमीन ग्रुप होंगे, एक ये और एक ये। तो ये क्या हो गया, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। और ये क्या है, एडिपिक एसिड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बीच में क्या है, 4 मिथाइल के मॉलिक्यूल हैं। तो ये क्या होता है, एडिपिक एसिड, ठीक है। तो नाइलॉन 66 के मोनोमर हमेशा इसी फॉर्म में पूछेंगे तुम्हें, वहाँ पे कोई तुम्हें IUPAC नाम नहीं दिया होगा, ठीक है। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, नाइलॉन 66, ठीक है। क्यों 66 क्यों बोल रही हूँ मैं इसे, बताना मुझे, आगे लिखा हुआ है तुम्हारे, मैंने 66 क्यों बोल रहा है यहाँ पे,
देखो यहाँ पे कितने कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, मतलब कितने कार्बन के एटम हैं, 6। यहाँ पे कितने हैं, तो इसीलिए 6 6 बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 10 हो, तो क्या हो जाएगा, 6 10 हो जाएगा। ठीक है, नाइलॉन 6 6, नाइलॉन 6 10 ऐसे करते हैं माइंड। ये किसका एग्जाम्पल होगा? अगर मैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे इसे क्लासिफाई करवाने के लिए पूछूं तो क्या क्या होता है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, कौन से टाइप के हैं ये? अरे ये एक कार्बन, 4 ये कार्बन है और एक ये है, कितने हो गए, 6। यहाँ पे कितने हैं, 6 ऑलरेडी दे रखा है, ये तो नाइट्रोजन है ना तन्नू। हो गया, बताओ मुझे ये कौन से टाइप का होगा, इलास्टोमर होगा, फाइबर होगा, थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक, बताओ कौन सा होगा, नेचुरल होगा, सिंथेटिक होगा, बताओ मुझे, क्लासिफाई करके बताओ इसे। पहले नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक में बताओ कैसा होगा ये। उसके बाद मुझे बताओ ये 1D 2D मतलब 1D ब्रांच्ड या 3D कैसा होगा? लीनियर होगा ना, लीनियर को मैं 1D बोल रही हूँ, लीनियर ही होगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस बताओ, इलास्टोमर नहीं होगा, किसमें पढ़ा था ये, नाइलॉन वाले, फाइबर होता है ना, फाइबर है। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद एडिशन या कंडेंसेशन, क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा ना यहाँ से, इसका OH और इसका एक हाइड्रोजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे, तो क्या है ये, कंडेंसेशन है। होमो होगा या को होगा, कोपॉलीमर, किस तरह से क्लासिफाई करना है। ठीक है, हो गया, आगे चलें। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 6 और नाइलॉन 6 10 कर दोगे, लेकिन जो नाइलॉन 6 होता है ना उसमें एक ही मोनोमर होता है हमारे पास, इसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम। ये जो मॉलिक्यूल तुम्हें यहाँ दिख रहा है ये कैप्रोलैक्टम है। ठीक है, इसकी जो चेन होगी वो ब्रेक होगी, मतलब ये साइक्लिक है ना, जब इसका पॉलीमर बनेगा तो ये एसाइक्लिक हो जाता है, ये जो चेन है ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन के मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये NH। ठीक है, ये क्या होता है, नाइलॉन 6 किससे बनता है, कैप्रोलैक्टम से पॉलीमराइज होके। ठीक है, या तो कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर आएगा पेपर में या नाम आएगा अगर नाइलॉन 6 का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, कुछ नहीं करना, पॉलीमर में बस ये चेन ब्रेक कर देना यहाँ से। क्या नेक्स्ट देखो, ये ना इस तरह से भी मिल सकता है पॉलीमर, या फिर ये पॉलीमर है ना तुम्हें ऐसे भी दिखेगा कहीं कहीं पे, ये यहाँ से शुरू हो सकता है। हाँ दोनों बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ब्रेक होने के बाद C डबल बॉन्ड हो एक तरफ, NH एक तरफ, यही कह रहे हो ना तुम, दोनों पॉलीमर पॉसिबल है इसमें, यही कह रहा है ना, यही लिखवाया है। कोई नहीं, हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, ये एक तरफ भी आ सकते हैं दोनों मॉलिक्यूल, या फिर CO एक तरफ NH एक तरफ, ऐसे भी आ सकते हैं। बस हमें साइक्लिक को ये साइक्लिक करना है, ये ब्रेकिंग ऐसे होगी बस इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आगे समझ में, ये नाम लिख लिया कैप्रोलैक्टम सबने। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसमें देखो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब एक फिनोल लेंगे मोनोमर, एक फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, और जो ये बनता है इसे रेजिन कहते हैं हम। ठीक है, बेकेलाइट अभी नहीं बनेगा, पहले नोवलेक बनेगा और फिर नोवलेक से हम बेकेलाइट बनाएंगे। ठीक है, कैसे, देखो ये क्या हमारे पास फिनोल, ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, ये इस तरह से है, कार्बन H डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, अब क्या किया है यहाँ पे, ये H प्रोटॉन की प्रेजेंस में है,
तो क्या करेगा, ये जो CH2 है ये इस प्रोटॉन को ले लेगा और क्या बना लेगा, CH2OH। ये जाके किस पे, इस पे रिंग पे अटैच हो जाएगा। एक पोजीशन पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं इस रिएक्शन के। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ले लिया, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया और उनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लूंगी तो आपस में जोड़ूंगी तो यहाँ पे OH है, दूसरे वाले का यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, वो दोनों क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो बीच में CH2 की यूनिट से ये आपस में लिंकिंग हो जाएगी। ये क्या है, लीनियर है ना, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं नोवलेट। ये पेंट में यूज होता है। शुरू में जो हमने पढ़ा था ना बैकबोन ऑफ 4 मेजर इंडस्ट्रीज, उसमें पेंट भी पढ़ा था, तो ये वाला यूज होता है पेंट में। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर समझ में आया। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, अभी तक नोवलेट बना है, बेकेलाइट नहीं बना है। अब इस नोवलेट को हीट करके हम बेकेलाइट बनाएंगे आगे। ठीक है, समझ में आया। इस मॉलिक्यूल के लिए हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बेकेलाइट पे क्वेश्चन आता है। बेकेलाइट एक 3D पॉलीमर है ना, तो उसकी क्लासिफिकेशन में से किसी पे भी आ सकता है कि वो कंडेंसेशन है या एडिशन है, वो 3D पॉलीमर है या ब्रांच्ड पॉलीमर है, वो लीनियर है या, लीनियर तो हो ही गया, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल। क्लासिफिकेशन पे ही क्वेश्चन आते हैं पॉलीमर में, स्ट्रक्चर पे नहीं आएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना देंगे वो पेपर में, तुम्हें एक पेज किसी पे लग जाएगा अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें है कि हम नोवलेट से बेकेलाइट कैसे बनाते हैं। ठीक है, बेकेलाइट का एक 3D पॉलीमर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में है ना। ठीक है, क्या किया, 2 नोवलेट की लेयर्स थी ना, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, देखो कैसे, नोवलेट ऑन हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड, नोवलेट को हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे, इट अंडरगो क्रॉस लिंकिंग, उनकी आपस में क्रॉस लिंकिंग होगी और वो क्या बना लेंगे, बेकेलाइट। जो भी कोम्ब बनती है ना, या फिर जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं यहाँ लगे हुए हैं, ये सारे किसके होते हैं, बेकेलाइट के होते हैं। ठीक है, ये इसके यूजेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इसके यूज मैंने मेंशन किए हैं। हाँ, 3D पॉलीमर होगा, सिंथेटिक होगा। हाँ, सिंथेटिक होगा, सिंथेटिक में लिखा नहीं होगा लेकिन ये है तो सिंथेटिक ही ना। कंडेंसेशन होगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, होमो और को में से को होगा, क्योंकि इसमें एक फिनोल है, एक फॉर्मेल्डिहाइड है, 2 अलग अलग हैं। नहीं, ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये एक नोवलेट की चेन चल रही है, नीचे है और ये आपस में क्या करेंगे, CH2 लिंक से अटैच है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट कर रहे हैं ना, तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो CH2 है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, बाकी तो ये चेन हमारे पास चली रही थी। क्या, ये कोपॉलीमर होगा, क्योंकि एक फिनोल है, एक फॉर्मेल्डिहाइड, अलग अलग है ना हमारे पास, इसलिए। देखो अगर है ना फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं, तो रेजिन तो क्या होती है, नेचुरल होती है ना, लेकिन वो रेजिन नेचुरल फॉर्म की ही होती हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो बेकेलाइट है वो तो हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं ना इन सब से। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेकेलाइट कहें तो सिंथेटिक होगा, और अगर रेजिन पूछे तो नेचुरल होगा। ठीक है, बाकी हम एक बार प्रीवियस ईयर में देख के फिर कंफर्म कर लेंगे कि बेकेलाइट हो तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल या, ठीक है, रेजिन के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे या उसके बेसिस पे। ठीक है, आगे देखो, समझ में आ गया बेकेलाइट का स्ट्रक्चर। आगे देखो, ये होता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। जो क्रोकरी होती है ना, कप प्लेट्स जो होती हैं अनब्रेकेबल होती हैं, उन वो बनती हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से, अनब्रेकेबल क्रोकरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मेलामाइन लेते हैं, इसमें 3 कार्बन होते हैं और 3 नाइट्रोजन होते हैं रिंग में, और जो कार्बन होते हैं उनसे फर्दर NH2 ग्रुप अटैच होता है, ये होता है मेलामाइन, और ये क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड हमारा, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनता है, ये इंटरमीडिएट बनेगा पहले,
कि जो ये वाला है ना, इसका एक हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन होंगे इसके पास लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ले लेगा इसके हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको अपनी साथ ले आएगा, क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा, वो यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसने अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे दिया और CH2OH कनेक्ट हो गया, ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट बना। अब इसको पॉलीमराइज करेंगे फर्दर, इसके बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास मेलामाइन पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, हाँ NH ही आएगा, ये गलत है, ये तो ऐसे ही रहेगा। कहाँ पे, ये लीनियर बना रहे हैं ना, 3D थोड़ी ना बना रहे हैं हम इसका, NH2 ही आएगा, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, अगर पॉलीमर बन रहा है ना तो ये हट जाएगा। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा ना, इसलिए हट जाएगा। यहाँ से एक OH है, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन इस OH को ले जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो अगर चेन बनानी है तो ये नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने n नंबर नहीं दे रखा था ना, इसीलिए इन्होंने इसको OH ही लिख दिया। अगर ये n नंबर देता तो हम इसको हटा देते। कंडेंसेशन है ना, ये कंडेंसेशन का टाइप है। अब लिख लो, बने तो गाना, पॉलीमर तो तभी कहेंगे जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक का थोड़ी ना पॉलीमर हो सकता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ना। चलो आगे करें डिस्कस। रबर देखते हैं। रबर हमारे पास है ना दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल को फर्दर हम वुल्केनाइज्ड रबर की फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नेचुरल देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि नेचुरल रबर किससे बनता है, तो वो होता है आइसोप्रीन। ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज किया गया है, ये आइसोप्रीन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होगा, आइसोप्रीन। ठीक है, देखो नेचुरल रबर क्या होता है, इलास्टोमर होंगे। ये रबर को हमने इलास्टोमर में डिस्कस किया था, तो इलास्टोमेरिक पॉलीमर होगा। क्रॉस लिंक आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द चेन्स विच हेल्प द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन द फोर्स इज रिलीज। अब खुशबू क्या हो गया, देखो अब रबर को हम स्ट्रेच करते हैं, हमने स्ट्रेच किया तो उसकी एक्सटेंड हो गया क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी थी, स्ट्रेच हो गया। अब मैं इस फोर्स को हटा देती हूँ, वापस से अपनी शेप में आ जाएगा, तो वो अपनी पोजीशन को रिट्रैक्ट कर लेता है, दोबारा अपनी शेप में आ सकता है, इसीलिए हम उसको इलास्टोमेरिक पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुम्हें जो याद करना है, ये एक लीनियर पॉलीमर होता है और इसका जो मोनोमर होता है आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन का लीनियर पॉलीमर होगा। इस आइसोप्रीन का जो IUPAC नाम होता है वो ये होता है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। लिख लो। देखो अगर ये पॉलीमर है तो इसके मोनोमर में कहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये क्या होगा, ब्यूटाडाइन, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसीलिए क्या कहते हैं 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। तो पॉलीमर दे के मोनोमर पूछ सकते हैं वो। सुषमा सही कह रही हूँ, पॉलीमर दे के मोनोमर पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या होगा, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, और ये मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, ये कंडेंसेशन का एग्जांपल नहीं कर रहे हम, अलग से रबर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कंडेंसेशन मत समझ लेना, वो खत्म हो चुका कंडेंसेशन वाला टॉपिक। ठीक है, अरे नहीं, हम कंडेंसेशन के एग्जांपल में भी ऐसे ही लिखा हुआ था बड़ा बड़ा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होंगे, इलास्टिसिटी है तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो वीक होंगे, और वीक फोर्सेस किस टाइप के होते हैं, वंडरवॉल टाइप के, तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं रबर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में हम इस नेचुरल रबर को वुल्केनाइज्ड रबर की फॉर्म में चेंज करेंगे। जो हमने शुरू में वुल्केनाइज्ड रबर पढ़ा था ना, वो इससे बनाएंगे हम नेचुरल रबर से।
ठीक है, देखो कैसे ये होता है। नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रबर मेल्ट होने लग जाता है तो सॉफ्ट हो जाएगा। कितना टेम्परेचर होता है? अप्रोक्स ग्रेटर देन 335 केल्विन। हम केमिस्ट्री में सारे टेम्परेचर केल्विन में ही डिस्कस करते हैं, डिग्री में नहीं लेते, ठीक है। एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। ब्रिटल का क्या मतलब होता है? मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना ब्रिटल। क्या होता है ब्रिटल? लस्टर होता है, शाइनी। तो ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस, कि जैसे ही हम उसे हीट करेंगे तो वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाएगा। फिर टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है ना उसका तो वो पीसेस में टूट सकता है, इतना ब्रिटल हो जाता है रबर, ठीक है। तो वो जब टेम्परेचर 335 से ऊपर होगा तो वो सॉफ्ट होएगा और टेम्परेचर डिक्रीज करते ही वो कैसा हो जाएगा? ब्रिटल। किस टेम्परेचर पे? लेस देन 283 केल्विन, ठीक है। उसके बाद देखो इसके पास क्या होती है? हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, ब्रेक इनटू पीसेस। मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना ये, लस्टर, सोनोरस, ब्रिटल, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, तो वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ये। इसका मतलब ये नहीं है ये मेटल है, ठीक है। उसके बाद देखो हीटिंग मिक्सचर ऑफ रो रबर। रो रबर क्या होता है? जो पेड़ से मिलता है ना हमें रबर, तो वो जो मिलता है ना वाइट कलर का लिक्विड सब्सटेंस जो हमें मिलता है वो रो रबर होता है, ठीक है। उस रो रबर में जब हम सल्फर ऐड करते हैं ना, ठीक है, उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। रो रबर को सल्फर के साथ हीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर होगा 373 टू 415 केल्विन। इस टेम्परेचर पे इन दोनों को हम हीट करेंगे। और ऐसा ही है, सिर्फ इन दोनों को ही हीट करेंगे, कुछ और भी सब्सटेंस डालते हैं तो, पर वो हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एडिटिव, ये हमारे काम के नहीं है। जो हमें पता होना चाहिए वो यही दो हैं, ठीक है। इनको हीट करेंगे तो सल्फर की लिंकेज होगी ना बीच में, सल्फर है ना, तो सल्फर भी होगा उसमें स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रॉस लिंकिंग हो जाते हैं। ये हमारा वो है ना नेचुरल रबर है ना, नेचुरल रबर का पॉलीमर है ये वाला। आइसोप्रीन को जब हम कनेक्ट करते हैं ना तो ये बनता है। जब इसके ना दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ेंगे ना तो बीच में सल्फर की लिंकेज होगी यहाँ पे इस तरह से, S2। इसे हम क्या कहते हैं? वुल्केनाइज्ड रबर। जब नेचुरल रबर में सल्फर की लिंकेज हो जाती है तो वो वुल्केनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। ये आइसोप्रीन पॉलीमर है, जो 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन था ना उसका पॉलीमर है ये, मोनोमर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो बस इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि है ना हम उसे हीट किसके साथ करते हैं? सल्फर के साथ। या फिर ये पूछेंगे कि वो 3D जो लिंकेज होती है वो किसकी होगी? डाई सल्फाइड की होगी, डाई ऑक्सीजन की होगी, डाई मिथाइल की होगी, ऐसे 4 ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे तो वहाँ पे ये बता देना डाई सल्फाइड की होगी, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, बस हो गया, चलो। अरे बस मैं ये स्ट्रक्चर भेज दूंगी, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये PPT भेज दूंगी तुम्हें। ये देखो सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में हम एग्जांपल देखते हैं नियोप्रीन का। जो बेल्ट बनती है ना, देखो इसमें क्या होता है? क्लोरोप्रीन इसका क्या होता है? आइसोमर। ये कैसा होगा? होमो या को? खुशबू कैसा होगा? होमो या को? कैसा होगा निया? होमो होगा ना, होमो पॉलीमर, क्योंकि एक ही तरह का मोनोमर है, ठीक है। वही है ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, और इसमें सेकंड पोजीशन पे जहाँ पे मिथाइल आता था ना, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, तो इसीलिए इसको वो आइसोप्रीन था, क्योंकि उसमें क्या था? मिथाइल ग्रुप था सेकंड पोजीशन पे। इसमें क्लोरीन है तो ये क्लोरोप्रीन हो गया। तो इंटरलिंक करके याद कर लेना। नेचुरल रबर में आइसोप्रीन था ना, खुशबू मैं जो बोल रही हूँ समझ आ रहा है? मैं ऐसे कह रही हूँ आइसोप्रीन में यहाँ पे मिथाइल था, क्लोरोप्रीन में यहाँ पे क्लोरीन होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है, यही कह रही हूँ मैं। गेट स्केच मैं फोटो भेज दूंगी तुम्हें ग्रुप में। एग्जैक्टली एक्सप्लेन तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी।
पैसे भेज दूंगी, ये डेली यूज़ नहीं आता गास्केट। देखो प्यूमिक स्टोन समझ में आ गया तुमको, जो कह रहे थे उस दिन? प्यूमिक स्टोन क्या होता है? प्यूमिक स्टोन क्या होता है? मैंने कहा था ना शॉप में जाके पूछ के आना, यहाँ पे एक दुकान है, सबको पता है, वो सबके पास मिलेगा, सारी लड़कियों के पास तो स्पेशली मिलेगा। देखो प्यूमिक स्टोन होता है ना, पैरों को स्क्रब नहीं करते हैं जिससे, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, स्टोन होता है जिससे जो लड़कियां होती हैं वो अपने पैरों को स्क्रब करती हैं, वो होता है प्यूमिक स्टोन। वो हम बनाते हैं, लेकिन जो प्यूमिक स्टोन होता है वो ओरिजिनली आता है शॉप पे, अलग होता है, वो ये वाला नहीं होता प्यूमिक स्टोन, लेकिन उनका फंक्शन दोनों का अप्रोक्स सेम होता है, ठीक है, अलग होता है प्यूमिक स्टोन उससे, जो हम यूज़ करते हैं उससे अलग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? नियोप्रीन। तो मोनोमर क्या होगा? क्लोरोप्रीन से क्या बना? नियोप्रीन, पॉलीमराइज होके। हो गया। नेक्स्ट है ब्यूना एन, उसमें क्या होता है? एक तो ब्यूटेन 1,3 डाइन होगा, उसमें क्या था? स्टाइरिन था, यहाँ पे क्या होगा? एक्राइलोनाइट्रिल, साइनाइड ग्रुप होगा। वहाँ पे क्या था? बेंजीन रिंग थी ना यहाँ पे, ब्यूना एस में, इसमें साइनाइड होगा, बस यही डिफरेंस होता है ब्यूना एस और ब्यूना एन में। एस फॉर स्टाइरिन एंड एन फॉर नाइट्रिल, ठीक है, बस वही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देना, इनको सिंगल बना देना, यहाँ पे भी सिंगल आ जाएगा, बाकी को जोड़ देना। तो ये कैसा होगा? एडिशन होगा ना, एडिशन होगा और कोपॉलीमर होगा। क्वेश्चंस कराऊंगी, हम नहीं, तू। हो गया, क्वेश्चंस करते हैं, मैं शुरू कर रही हूँ। क्या करोगे तुम टाइम का? एक क्लास खत्म नहीं हुई है और अभी से तुम्हें टाइम चाहिए। सुषमा जाते फालतू के अक्षर निकले थे जुबान तो तू देखिए, बाहर कर दूंगी। अच्छा फोन है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सुषमा मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, और ये बात मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम ही कह रही हूँ। बताओ, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, एनोमर होगा, सभी पे नहीं लगा हुआ, कोई नहीं, प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी ना। एनोमर होंगे क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस होता है, और फर्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन। तो क्या होगा? एनोमर्स। ये बताओ मुझे, अभी कराया है ना ये तो, CF2 वाला। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एनर्जी इन बायो रिएक्शन? ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, बस रुक जाओ, जिससे पूछो वही बताएगा। तनु आंसर बताओ इसका। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एनर्जी इन बायो रिएक्शन? ये मैंने कराया था तुम्हें, जब मैंने बायोमोलिक्यूल कराया था ना, उसमें हॉर्मोन्स वाला पॉइंट कराया था जब कंसेप्ट। नहीं, सुषमा बता दे भाई। थायरोक्सिन कराया था, थायराइड ग्लैंड। हाँ वो बता दो तब तक। 7 बाकी के क्यों नहीं है? इनको एक्सप्लेन करो मुझे।
नेहा, इसमें क्या गलती है? अमाइलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज, क्या आना चाहिए यहाँ पे? अमाइलोज क्या है? स्टार्च है, स्टार्च होता है ना अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्लूकोज आना चाहिए। प्रोटीन आर कंपोज्ड ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ऐसा नहीं होता, बहुत अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं, जैसे ग्लाइसिन और एलेनिन को कल कंबाइन करके दिखाया था। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देयर आर 4 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, ऐसा नहीं होता। फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्यूरान या पायरान? काजल, फ्यूरान में क्या होता है? क्योंकि ये दिखते तो तुम्हें ये है, लेकिन एक CH2OH भी तो होता है ना। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है ना यहाँ पे। 4th क्वेश्चन बताओ मुझे एक बार, 4th क्वेश्चन बताओ, वो मैं बाद में कर दूंगी, तुम 4th बताओ पहले। ये मैंने अभी कराया है तुम्हें, इसमें एक इनकरेक्ट है बाकी करेक्ट है, तो शुरू से देखने लग जाओ। ये नियोप्रीन है क्या? नहीं, शुरू से देखो। नियोप्रीन में क्या होता है? आप मोनोमर, क्लोरोप्रीन होता है। क्लोरोप्रीन में क्या होता है? ब्यूटाडाइन होता है, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन होता है। अगर सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, फर्स्ट और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना मोनोमर में, तो ये ठीक है ना? 1 2 3 4 कार्बन है, 1 क्लोरीन है, ठीक है। सेकंड देखो, नाइलॉन 6 क्या क्या होता है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीनो और एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन में 6 होते हैं CH2 और 2 NH होते हैं, उसमें क्या होता है? 4 कार्बन होते हैं और 2 कार्बोक्सिलिक होते हैं। यहाँ का जो OH था, यहाँ का जो हाइड्रोजन था, वो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए थे, तो ये सही है। नाइलॉन 6 ठीक है। ये देखो टेराइलिन, इसमें क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल और टर्पथैलिक एसिड, ये होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या होता है? CH2OH, यहाँ पे क्या था? C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना। चलो यहाँ का ये, लेकिन एक O तो बचना था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है नहीं, तो क्या हुआ? यही गलत हुआ, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद वो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 8th, बताओ 8th क्वेश्चन। पेप्टाइड बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताना है तुम्हें। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन बॉन्ड यहाँ पे N2 की बात की गई, नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है ना उसकी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस शो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ C डबल बॉन्ड ONH। ये कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना C डबल बॉन्ड ONH, तो इसका इन्होंने प्लेनर स्ट्रक्चर बता रखा है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज स्मॉलर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन नाइट्रोजन। अगर ये कार्बन नाइट्रोजन है फिर तो वो भी कार्बन नाइट्रोजन की ही बात की गई होगी, यही होगा फिर तो यहाँ पे भी। एंड नन ऑफ द अबव। बताओ मुझे अब C, मुझे नहीं पता, सर से पूछ लेना, आएंगी। देखो वो बना लेते ना एक बार, अमीन ग्रुप R, C डबल बॉन्ड O, OH, NH, H, ये होता है ना अमीनो एसिड। एक और अमीनो एसिड ले लेते हैं, मान लो ये मैंने ग्लाइसिन ले लिया, एक मैं एलेनिन ले लेती हूँ, CH3 ग्रुप ले लेती हूँ। हाँ क्या हो गया? पियाओ भाई, नहीं गलत बना दी हूँ, रुको। ठीक है, ये क्या है? एलेनिन है। ये क्या है? ग्लाइसिन है। यहाँ पे क्या होगा? इसका हाइड्रोक्सिल, इसका हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है ना, किस में होगा? ये होता है ना नाइट्रिल,
यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, इनकरेक्ट पूछा है ना इन्होंने, तो ये इनकरेक्ट ही है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से, लेकिन यहाँ पे दूसरा केस होता है, अपोजिट होता है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, जनरल आइडिया देख के मत लगाना इस क्वेश्चन को कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है ट्रिपल से, बड़ा ही होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाँ, करेक्ट बताना है। देखो नीचे से शुरू करो, सुक्रोज ऑन रिएक्शन विद NaCl गिव इनवर्ट शुगर, जबकि मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज की प्रिपरेशन में हमने क्या ऐड किया था, वाटर ऐड किया था ना, NaCl ऐड नहीं किया ना, तो ये तो गलत है। उसके बाद देखो, रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4 गिव ग्लिसरीन, ये नहीं होता, हम H2 का यूज करते हैं। ठीक है, ऑन रिडक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होता, प्राइमरी अल्कोहल होता है, हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लेना, जरूरी नहीं है तुम्हें 4 ऑप्शन पता ही हो, 2 भी पता हो तो एक को अंदाजे से कर लेना। ये बताओ मुझे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना न्यूक्लियोटाइड में, बताना मुझे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड एक बार। टाइड क्या होगा, साइड क्या होगा? हाँ देखो, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। अगर इन दोनों में मैं क्या ऐड कर दूं, फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ये तुम्हें शायद नहीं पता होगा, ऐप में देख लेना भाई वीडियो जाके आप। ठीक है, उसमें बायोमोलिक्यूल करा रखा है कल वाली क्लास में, ये उसमें है वीडियो, ऐप में मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, कौन से नोट सेंड करूँ, PPT सेंड करूँ, हैंड रिटन करूँ? फिर उनमें मैंने PPT हाँ, इसके एग्जैक्ट ठीक है, मैंने चेक कर लिए कल। हैंड रिटन नोट्स और PPT दोनों भेज दूंगी, अब चुप हो जाओ। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखना, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, पहले 10th कर ले, नोमा फिर कर लेना। सुषमा 10th का आंसर बता, और अल्फा या बीटा ये भी बता दे, चाहे 4 बार क्लास ले लूं, अल्फा को बीटा ही बोलना है तुझे, बीटा को अल्फा। ठीक है, 11th देखो, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, edible protein, protein with specific structure, nitrogen containing carbohydrate and carbohydrates। हाँ देखो, यहाँ से एलिमिनेट करने लगो। एंजाइम्स को हमने किस में पढ़ा था, प्रोटीन में पढ़ा था, प्रोटीनेशियस होते हैं एंजाइम, हार्मोन्स, सारी चीज़ें, तो कार्बोहाइड्रेट आना तो इम्पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट ये इस तरह से भी गलत है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता ना, ये भी गलत है। ठीक है, एडिबल प्रोटीन्स नहीं होते, कौन से होते हैं, प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो जो पर्टिकुलर एंजाइम होगा, अब जो जाइमेज है, जाइमेज एक एंजाइम है, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज कर सकता है ना, ऐसा तो है नहीं किसी भी रिएक्शन में हम उसका यूज कर लेंगे, तो हर उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्टेंट पे बाइंड करेगा। अब जो लॉकेंट की हाइपोथेसिस देखी है ना, तो जिस लॉक में जैसी शेप होगी की भी तो वैसे ही होगी ना, तभी वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद 12th देखो, विच इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट।
ये स्टेटमेंट लिख लो, इनको मैंने शायद लिखवाई थी कल, शायद ये स्किप हो गई। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो नेचुरल एल फॉर्म में होते हैं। ये तो वैसे भी तुम बता सकते थे, ह्यूमन बॉडी सारे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकती। एट pH 7 बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर इन आयनाइज्ड फॉर्म। इसमें क्या बताना था, नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट बतानी है ना। तो देखो जो pH 7 था ना, जो एम्फोटेरिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ना, ज्विटर आयन जो बनाया था वो pH 7 पे लाई करता है। उसके आगे लिख लेना ये बात, जो ज्विटर आयन है वो न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होता है pH 7 पे, ठीक है। एक मिनट, अब देखो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, जो नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं, बाकी डी फॉर्म में बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो नेचुरल ही होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट, ये थोड़ी सी ना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होती है, क्योंकि मैक्सिमम नेचुरल होते हैं और नेचुरल एल फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए इसको सही भी मान लेते हैं और कहीं कहीं पे इसको गलत भी मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही आएगा। हाँ, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है भाई, क्योंकि इसमें ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे हम टिक कर पाएँ। यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी आंसर की आ रही है। ऑप्शंस देख के हम देखते हैं कि वो सही है या नहीं, ठीक है। देखो देखो ये दोनों हो सकती है ना, ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी अगर सारे सिंथेसाइज कर रही है तो सारे एल फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि सारे नेचुरल होने चाहिए। तो इसीलिए इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट यही आएगी, ठीक है। क्योंकि हम ये एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है, ऑल नेचुरल प्रोटीन्स आर इन एल फॉर्म, इसीलिए हम इसको सही मानते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन रह गया था ना। देखो ये तुम्हें मोनोमर दे रखा है, इसका नहीं, पॉलीमर दे रखा है, मोनोमर बताना है। बताओ, देखो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है ना, मतलब कि इसके मोनोमर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कहीं पे, ठीक है। देखो 2 मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि स्टाइरिन तो हो नहीं सकता, उसमें रिंग होती है ना, फिनाइल रिंग होती है, तो स्टाइरिन तो नहीं हो सकता। इथीन में क्या होता है, 2 ही कार्बन होते हैं, ये भी कैसे होगा। प्रोपाइलिन में 3 होते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो यही होगा, है ना। चलो किसमें, हाँ प्रोपाइलिन में 4 ही होंगे ना, किसमें, प्रोपीन और प्रोपाइलिन एक ही होता है। हाँ क्या, वो प्रोपाइन होता है, जो तुम ट्रिपल बॉन्ड सोच रहे हो ना, वो YN नहीं होता है। मैं इसमें 4 कह रही थी, जो ऊपर कंपाउंड बना हुआ है ना उसमें 4 है। ये हो गया था ना ये पेज तो पूरा। 26 देखो एक बार, द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर, ये वाला है, इसका मोनोमर बता दो क्या होगा। ये बताएगी काजल, काजल को नहीं आया तो नहीं बताएगी, डायगनली बताओ, नहीं आया तो आप बताओगे, नए स्टूडेंट बताएंगे। क्या, सी, नेहा सही कह रही है वो। हाँ भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बताओ। कुछ तो लगा के आओगे, छोड़ के तो कोई नहीं आता। बी, हाँ भाई अब तुम बता दो, इधर से शुरू हो जाओ, बताओ। अच्छा, और तन्नू, मैंने कहा था जिसकी आवाज़ ही बाहर कर दूंगी। क्वेश्चन पे ध्यान दे लो ना, क्वेश्चन तो सारे गलत बता रहे हैं, बताओ। ऑप्शन बता देती हूँ, मुझे रीज़न बता देना कैसे आएगा।
हो गया। चलो अगला बता दो अब। 33 बताओ। ये 2 मोनोमर से मिलके बना हुआ है पॉलीमर, और इसका ये एक मोनोमर ये है, ठीक है। देखो जो भी एंजाइम होता है या तो वो रिएक्टेंट के नाम के हिसाब से होगा, या फिर वो जो रिएक्शन हो रही है उस टाइप की रिएक्शन के हिसाब से होता है एंजाइम का नाम, ठीक है। और नेहा ए, सी, सी कौन कौन कह रहा है, और ए कौन कौन कह रहा है? वो जो कुछ नहीं कह रहे वो क्या कह रहे हैं? देखो अमाइलेज स्टार्च के लिए होता है ना, कहीं स्टार्च दिख रहा है? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सी? हाँ प्रोटीन है ना, प्रोटीन के लिए तो पेप्सिन ही होता है, और पॉलीपेप्टाइड ट्रिप्सिन होता है। ये तो बायो में आता है, डाइजेशन करते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें। 34 बताओ मुझे एक बार, वाटर सॉल्युबल कौन सा होगा? कौन सा होगा? विटामिन बी। दूसरा कौन सा होता है? विटामिन सी। ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन? कौन सा फंक्शनल ग्रुप डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज होता है? डाइसल्फाइड, SH थायोल, ठीक है। उसके बाद ये देखो द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, कल कराए थे क्वेश्चन। और ये बताएगी सुषमा, सुषमा बता दे एक बार इसका आंसर मुझे। हाँ फॉस्फोलिपिड, कल कराए थे मैंने क्वेश्चन, देख लो बार बार रिपीट होता है ये हमने कर लिया था। ये बताओ RNA एंड DNA आर कायरल मॉलिक्यूल, द कायरलिटी इज ड्यू टू, बताओ मुझे। L शुगर कंपोनेंट, D होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L होता है लीवो रोटेटरी। प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे रोटेट करेंगे? जो भी कायरल मॉलिक्यूल होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हो सकते हैं, तो ये L शुगर की वजह से होता है, ठीक है। बाकी फिर करेंगे हम।